साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रदीप महाजन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा एडवोकेट महाजन लीगल गाइड इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जिस निर्णय का उल्लेख किया था उस केस का पूरा नाम सोहनलाल एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर है। इस मामले का प्रकरण क्रमांक CWP 197992023 है और यह निर्णय दिनांक 20 मार्च 2025 को पारित किया गया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। इस प्रकरण में मुख्य रूप से पुराने लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 की धारा 23, 2, धारा 28, धारा 18 तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विशेष रूप से विश्लेषण किया गया है। इसके अलावा इस निर्णय में नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा 3G और 3J पर भी महत्वपूर्ण चर्चा की गई है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने माननीय हाई कोर्ट के समक्ष नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा 3G को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध असंवैधानिक घोषित करने तथा धारा 3J को स्ट्राइक डाउन अर्थात अमान्य, रद्द और निरस्त करने की प्रार्थना भी की थी। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरे वीडियो कुछ लोगों को लंबे लग सकते हैं, लेकिन इसका कारण यह है कि मेरा उद्देश्य आपको हर केस की पूरी और सही कानूनी जानकारी देना है, ताकि आप अपने अधिकारों को ठीक से समझ सकें। इसलिए मेरी आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि पूरी और सही जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा और महत्वपूर्ण लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इस छोटी सी बात को यहीं समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम इस जजमेंट के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नंबर्स को एक एक करके समझते हैं। साथियों, हम इस निर्णय के हर महत्वपूर्ण पैराग्राफ को सरल हिंदी भाषा में समझेंगे कि उसमें याचिकाकर्ताओं की मांग क्या थी, रिस्पोंडेंट अर्थात अनावेदक गण यानी सरकार पक्ष का स्टैंड क्या था, और अंत में माननीय हाई कोर्ट ने किस कानूनी आधार पर अपना निर्णय पारित किया। सबसे पहले पारा नंबर 1 से 15 में इस केस के फैक्ट्स अर्थात तथ्य और विवाद की पृष्ठभूमि दी गई है। पहले हम पारा नंबर 1 से 11 को एक साथ समझेंगे ताकि वीडियो अधिक लंबा ना हो जाए। इस प्रकरण में पिटिशनर अर्थात जमीन मालिकों की भूमि नेशनल हाईवे नंबर 10 के लिए अर्थात सड़क चौड़ीकरण और 4 लेन निर्माण जैसे सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की सेक्शन 3A और सेक्शन 3D के अंतर्गत अधिसूचनाएं प्रकाशित कर अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 2 अर्थात सक्षम प्राधिकारी ने नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा 3G के अंतर्गत अवार्ड पारित किया। उस अवार्ड में अधिग्रहित भूमि की मार्केट वैल्यू यानी बाजार मूल्य अत्यंत कम दर से निर्धारित किया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवार्ड में लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 की सेक्शन 23, 2 और सेक्शन 28 के समान स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स अर्थात वैधानिक लाभ प्रदान नहीं किए गए थे, यानी 30% सोलेशियम अर्थात अनिवार्य अधिग्रहण के बदले अतिरिक्त मुआवजा और 9% तथा 15% इंटरेस्ट अर्थात ब्याज प्रदान नहीं किया गया था। याचिकाकर्ताओं अर्थात भूमि स्वामियों का कहना था कि जब लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के अंतर्गत अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तब अधिग्रहित भूमि की मार्केट वैल्यू के ऊपर सोलेशियम और इंटरेस्ट जैसे स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स दिए जाते हैं। परंतु नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित भूमि के जमीन मालिकों को ये स्टैट्यूटरी बेनिफिट नहीं दिए गए, जबकि उन्हें भी वही स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए थे। ऐसे बेनिफिट्स न देना डिस्क्रिमिनेशन अर्थात भेदभाव है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14 अर्थात समानता के अधिकार का वायोलेशन अर्थात उल्लंघन भी है। इसी कारण याचिकाकर्ताओं ने पहले आर्बिट्रेटर अर्थात मध्यस्थ अधिकारी के समक्ष नेशनल हाईवे एक्ट की सेक्शन 3G 5 के अंतर्गत कंपेंसेशन एनहांसमेंट यानी मुआवजा वृद्धि हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा तय करने और वैधानिक लाभ देने की मांग की। लेकिन आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थ अधिकारी ने उनके आवेदन पत्रों को डिसमिस अर्थात खारिज कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 की सेक्शन 34 के अंतर्गत जिले के डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज करने की कार्यवाही भी की, लेकिन वह प्रोसीडिंग्स भी लिमिटेशन अर्थात समय सीमा और अन्य आधारों पर खारिज हो गई। उसके बाद इस संबंध में
याचिकाकर्ताओं ने पहले रिस्पोंडेंट अर्थात सरकार पक्ष और संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेजा। तत्पश्चात उन्होंने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन प्रस्तुत की थी, लेकिन वह अर्लियर यानी पहली रिट पिटीशन मेरिट्स अर्थात गुण दोष के आधार पर डिसाइड नहीं हुई थी। वह राइट पिटीशन केवल मेंटेनेबिलिटी अर्थात ग्राह्यता के आधार पर डिसमिस हुई थी, क्योंकि पिटिशनर ने उसी अवार्ड के खिलाफ सेक्शन 34 की रेमेडी डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष पहले ही अपना ली थी। वर्तमान मामले में माननीय हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण रूप से यह स्पष्ट किया कि अर्लियर राइट पिटीशन मेरिट्स के आधार पर डिसाइड नहीं हुई थी, इसलिए वह रिस्पोंडेंट्स के पक्ष में कोई बाइंडिंग रेशियो अर्थात बाध्यकारी कानूनी सिद्धांत नहीं बनाती। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना था कि रेस्पोंडेंट अर्थात सरकार पक्ष पर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन अर्थात संवैधानिक कर्तव्य था कि वे पिटिशनर गणों को 16 टीएम और इंटरेस्ट जैसे स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स दें, क्योंकि इस विषय पर पहले से गोल्डन आयरन एंड स्टील फॉर्जिंग्स जजमेंट में लॉ डिक्लेयर्ड था। साथियों, इस अधिनिर्णय में पारा नंबर 12 से 15 तक माननीय हाई कोर्ट ने समान स्थिति वाले अन्य जमीन मालिकों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं। पैरा नंबर 12 और पैरा नंबर 13 में यह उल्लेख है कि इसी एक्विजिशन प्रोसीडिंग अर्थात इसी अधिग्रहण कार्यवाही में 28 अन्य जमीन मालिकों ने भी समान स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स अर्थात वैधानिक लाभ प्राप्त करने के लिए माननीय हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की थी। उन समान स्थिति वाले जमीन मालिकों के मामले में माननीय हाई कोर्ट ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अर्थात सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिया था कि गोल्डन आयरन एंड स्टील फोर्जिंग्स जजमेंट के अनुसार जमीन मालिकों के 16 टीएम अर्थात अनिवार्य अधिग्रहण के बदले अतिरिक्त मुआवजा और इंटरेस्ट अर्थात ब्याज के दावे पर कानून के अनुसार विचार किया जाए। पारा नंबर 14 में माननीय हाई कोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात नोट की कि वर्तमान प्रकरण अर्थात आज हम जिस प्रकरण का विश्लेषण कर रहे हैं उसके जमीन मालिक भी उन्हीं 28 अन्य जमीन मालिकों के समान स्थिति में हैं, परंतु समान स्थिति में होने के बावजूद वर्तमान पिटिशनर को वही स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स प्रदान नहीं किए गए हैं। माननीय हाई कोर्ट ने आगे यह भी स्पष्ट किया कि गोल्डन आयरन एंड स्टील फॉर्जिंग्स जजमेंट का प्रभाव केवल उसी केस के पार्टीज अर्थात पक्षकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका प्रभाव इन रीम अर्थात समान स्थिति वाले सभी जमीन मालिकों पर लागू होने योग्य है। साथियों, सरल शब्दों में कहें तो जब कानून का सिद्धांत सभी समान स्थिति वाले जमीन मालिकों के लिए घोषित किया गया है तो उसका लाभ केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। पारा नंबर 15 में यह तथ्य उल्लेखित है कि उसी एक्विजिशन प्रोसीडिंग अर्थात उसी अधिग्रहण कार्यवाही में अन्य जमीन मालिकों को सप्लीमेंट्री अवार्ड अर्थात अनुपूरक अवार्ड पारित कर 30% सोलेशियम और 12% एडिशनल अमाउंट अर्थात अतिरिक्त राशि का लाभ दिया गया था, लेकिन वर्तमान याचिकाकर्ताओं को वे लाभ प्रदान नहीं किए गए थे। इसी कारण वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने माननीय हाई कोर्ट के समक्ष समानता के आधार पर यह मांग की कि जब उसी अधिग्रहण कार्यवाही में समान स्थिति वाले अन्य जमीन मालिकों को 16 टीएम और एडिशनल अमाउंट का लाभ दिया गया है तो वर्तमान याचिकाकर्ताओं को भी वही स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स यानी वैधानिक लाभ प्रदान किए जाने चाहिए। साथ ही याचिकाकर्ताओं ने नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की सेक्शन 3G और सेक्शन 3J की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह था कि उक्त प्रावधान भूमि स्वामियों के साथ मनमाना और असमान व्यवहार करते हैं तथा भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 अर्थात कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। इसी आधार पर याचिकाकर्ताओं ने माननीय न्यायालय से यह प्रार्थना की कि नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 की सेक्शन 3G और सेक्शन 3J को अनकॉन्स्टिट्यूशनल अर्थात असंवैधानिक घोषित किया जाए। अब अगले भाग में पैरा नंबर 16 से 24 का उल्लेख आएगा, जिनमें याचिकाकर्ताओं NHAI अर्थात नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा इस मामले में अमिकस क्यूरिया अर्थात न्यायालय के मित्र के रूप में उपस्थित मिस्टर अंकुर मित्तल एडवोकेट की सबमिशंस अर्थात दलीलों का उल्लेख किया गया है। इन सबमिशंस को मैं इस वीडियो के अगले चरण में समझाने जा रहा हूं। पैरा 16 में याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि नेशनल हाईवे लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1997 ने नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि के संबंध में मुआवजा वृद्धि हेतु एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जो आर्बिट्रेरी यानी मनमानी और अनइक्वल यानी असमान भी है। अर्थात याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का यह मुख्य तर्क था कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 और RFCTL ARR एक्ट
2013 यानी नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में भूमि अधिग्रहण के मामलों में मुआवजा निर्धारण यानी मुआवजा वृद्धि हेतु एक के एक विस्तृत, समग्र, पारदर्शी और भूमि स्वामियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक लाभकारी प्रक्रिया प्रदान की गई है। लेकिन नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के अंतर्गत ऐसी समान रूप से फेयर, ट्रांसपेरेंट और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीजर उपलब्ध नहीं है। इसलिए नेशनल हाईवे एक्ट के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि के मालिकों को अन्य भूमि अधिग्रहण कानूनों के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि मालिकों की तुलना में कम संरक्षण और कम लाभ प्राप्त होता है, जो आर्बिट्रेरी अर्थात मनमाना और अनइक्वल अर्थात असमान व्यवहार माना जा सकता है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने आगे माननीय कोर्ट के समक्ष जो तर्क रखा, उसका उल्लेख पैरा नंबर 17 में किया गया है। वह तर्क इस प्रकार है: नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा 3G और धारा 3J दोनों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 अर्थात अनुच्छेद 14 का वायलेशन यानी उल्लंघन करती हैं। उनके द्वारा इसका कारण यह बताया गया कि इन धाराओं के तहत मैंडेटरी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग अर्थात अनिवार्य मध्यस्थता प्रक्रिया रखी गई है। आर्बिट्रेटर अर्थात मध्यस्थ अधिकारियों के बारे में यह आर्गुमेंट किया गया कि वे प्री डिटरमाइंड माइंडसेट अर्थात पूर्व निर्धारित मानसिकता के साथ कार्य करते हैं, अर्थात वे स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से विवाद का निर्णय करने के बजाय पहले से बने हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण के आधार पर कार्य करते हैं। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने इसी पैरा नंबर 17 में आगे कहा कि लैंड लॉजर्स अर्थात जिन भूमि स्वामियों की जमीन अधिग्रहित की गई है, वे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 की धारा 11 के अंतर्गत कोर्ट से अनबायस्ड आर्बिट्रेटर अर्थात निष्पक्ष मध्यस्थ अधिकारी की नियुक्ति की मांग भी नहीं कर सकते। इसका कारण यह बताया गया कि नेशनल हाईवे एक्ट 1956 में इस प्रकार के डिस्प्यूट्स अर्थात विवादों के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस अर्थात विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। इसलिए कोर्ट्स भी उसी स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क अर्थात वैधानिक ढांचे के भीतर कार्य करने के लिए बाउंड अर्थात बाध्य हैं, भले ही आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में सेक्शन 34 और सेक्शन 37 मौजूद हों। इसके बाद याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने एक महत्वपूर्ण तर्क यह रखा कि आर्बिट्रेशन रेमेडी तभी प्रभावी मानी जा सकती है जब पक्षकारों के बीच वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो और उस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पक्षकारों की सहमति से आर्बिट्रेशन क्लॉज अर्थात मध्यस्थता कार्यवाही की शर्त हो। लेकिन यहां ऐसा कंसेंशुअल आर्बिट्रेशन क्लॉज मौजूद नहीं है। इसलिए नेशनल हाईवे एक्ट के तहत जो स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन रेमेडी बनाई गई है, उसमें पक्षकारों की कंसेंट यानी सहमति पूरी तरह एब्सेंट यानी अनुपस्थित है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा पारा नंबर 18 में यह सबमिशन किया गया है कि क्योंकि एडमिटेडली अर्थात स्वीकार रूप से पक्षकारों के बीच किसी कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज मौजूद नहीं है, इसलिए आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म की जो आवश्यक शर्त है वह पूरी नहीं होती। ऐसी आवश्यक शर्त के बिना सेक्शन 3G के तहत आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म डिस्प्यूट्स अर्थात विवादों को प्रभावी रूप से सेटल अर्थात निपटारा नहीं कर सकता। इसलिए याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सेक्शन 3G का आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म केवल नाम मात्र का मैकेनिज्म है और उसका कोई प्रॉपर लीगल फाउंडेशन अर्थात उचित कानूनी आधार नहीं है। इसी कारण इन 3G के प्रावधान को स्ट्राइक डाउन किया जाना चाहिए। साथियों, इसका अर्थ यह भी निकल कर आता है कि एडमिटली अर्थात स्वीकार रूप से पार्टीज के बीच यानी सक्षम प्राधिकारी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है, उनके बीच कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं है जिसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज अर्थात मध्यस्थता प्रक्रिया में जाने की शर्त रखी गई हो। जबकि सामान्य आर्बिट्रेशन में पार्टीज की सहमति और कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज होना एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। इसलिए याचिकाकर्ताओं के अनुसार नेशनल हाईवे एक्ट की सेक्शन 3G के तहत बनाया गया आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म वास्तविक और प्रभावी रेमेडी नहीं है। यह केवल नाम मात्र की स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन व्यवस्था है, क्योंकि इसकी बुनियाद पार्टीज की कंसेंट पर नहीं बल्कि कानून द्वारा थोपी गई प्रक्रिया पर आधारित है। साथियों, धारा 3G 5 का यह प्रावधान पढ़ने मात्र से एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में आती है। नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा 3G 5 के अनुसार यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि किसी भी पक्ष को स्वीकार नहीं है, तो वह पक्ष आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थ अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है।
लेकिन यही धारा यह भी कहती है कि उस आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थ अधिकारी की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि किसान या भूमि मालिक किसके विरुद्ध आर्बिट्रेटर के पास जाता है। वह मूल रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट, सक्षम प्राधिकारी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विरुद्ध मुआवजा वृद्धि की मांग लेकर जाता है। लेकिन जिस विवाद में सरकार स्वयं एक पक्ष के रूप में सामने है, उसी विवाद में आर्बिट्रेटर की नियुक्ति भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। यह व्यवस्था निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अर्थात जब नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी ही एक प्रकार से अधिग्रहण प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है और आर्बिट्रेटर भी सरकारी अधिकारी होता है, तो भूमि मालिक के मन में यह उचित आशंका पैदा होती है कि क्या ऐसा आर्बिट्रेटर वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मुआवजा विवाद का निर्णय कर पाएगा। मुझे लगता है कि इसी आधार पर याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने यह तर्क रखा कि सेक्शन 3G के तहत दी गई आर्बिट्रेशन रेमेडी वास्तविक, स्वतंत्र और प्रभावी रेमेडी नहीं है, बल्कि केवल नाम मात्र की स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन व्यवस्था है। इसलिए सेक्शन 3G और उससे संबंधित प्रोविजन को आर्बिट्रेरी अर्थात मनमाना, अनइक्वल अर्थात असमान तथा आर्टिकल 14 के विरुद्ध बताते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल अर्थात असंवैधानिक घोषित कर स्ट्राइक डाउन करने की मांग की गई। साथियों, पारा नंबर 19 से 22 में NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात रिस्पोंडेंट नंबर 3 के लर्न्ड काउंसिल अर्थात अधिवक्ता द्वारा माननीय हाई कोर्ट के समक्ष रखी गई सबमिशंस अर्थात दलीलों का उल्लेख किया गया है। ये कोर्ट की फाइनल फाइंडिंग नहीं है, बल्कि NHAI/ सरकार पक्ष की ओर से रखी गई आपत्तियां और कानूनी दलीलें हैं। आइए देखते हैं कि NHAI द्वारा क्या तर्क प्रस्तुत किया गया था। पैरा नंबर 19 में NHAI के वकील ने कहा कि जमीन वर्ष 2010 में अधिग्रहित हुई थी और अवार्ड दिनांक 30 अप्रैल 2012 को पारित हुआ था। NHAI यानी सरकार पक्ष का स्टैंड यह था कि कॉम्पेंसेशन डिटर्मिनेशन अर्थात मुआवजा निर्धारण के लिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट की प्रोविजन नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की सेक्शन 3G के तहत लागू होती हैं। इसलिए अवार्ड को सेक्शन 34(3) के तहत 3 मंथ्स प्लस 30 डेज यानी 3 महीने और अतिरिक्त 30 दिनों की लिमिटेशन के भीतर चैलेंज करना आवश्यक था। चूंकि ऐसा नहीं किया गया, इसलिए डिले कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा रिजेक्ट करना सही था। पारा नंबर 20 में यह दलील दी गई कि मैंडमस राइट मांगने से पहले क्लियर एंड डिस्टिंक्ट नोटिस अर्थात स्पष्ट और पृथक नोटिस दिया जाना आवश्यक था, जो उनके अनुसार प्रेजेंट केस में नहीं दिया गया था। पैरा नंबर 21 में NHAI के लर्न्ड काउंसिल ने माननीय हाई कोर्ट के समक्ष यह दलील दी कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 की सेक्शन 34 के अंतर्गत कोर्ट का आर्बिट्रल अवार्ड अर्थात मध्यस्थता अधिनिर्णय में हस्तक्षेप करने का अधिकार बहुत सीमित होता है। उनके अनुसार सेक्शन 34 में कोर्ट अवार्ड को मॉडिफाई अर्थात बदल या सुधार नहीं सकती। इसलिए NHAI की ओर से यह कहा गया कि यदि पिटिशनर सेक्शन 34 के अंतर्गत भी जाते हैं, तब भी उन्हें सोलेशियम और इंटरेस्ट जैसे लाभ अवार्ड में जोड़कर नहीं दिए जा सकते। पैरा नंबर 22 में NHAI ने आगे कहा कि यदि कंपेंसेशन अवार्ड में कोई गलती मान भी ली जाए, तो उसके विरुद्ध रेमेडी केवल अवार्ड को सेट असाइड कराने की थी और वह भी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट की सेक्शन 34 की प्रोसीजर के अनुसार ही हो सकती थी। साथियों, पारा नंबर 23 और 24 में अमिकस कुरियाए अर्थात न्यायालय के सहायक अधिवक्ता मिस्टर अंकुर मित्तल की सबमिशंस अर्थात दलीलों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, पैरा नंबर 23 और 24 के संबंध में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह भी बता देता हूं कि एमिकस कुरियाए होता कौन है। एमिकस कुरियाए को सरल भाषा में न्यायालय का मित्र या कोर्ट का सहायक कहा जाता है। जब किसी मामले में कानून का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, जटिल या जनहित से जुड़ा हुआ होता है, तब माननीय कोर्ट किसी अनुभवी अधिवक्ता को अमिकस क्यूरिया के रूप में नियुक्त कर सकता है। अतः इस प्रकरण में मिस्टर अंकुर मित्तल, जो एक अनुभवी अधिवक्ता हैं, उन्हें अमिकस क्यूरिया के रूप में नियुक्त किया गया था। पैरा नंबर 23 में अमिकस क्यूरिया ने माननीय हाई कोर्ट के समक्ष यह कहा कि जब किसी व्यक्ति की जमीन कंपल्सरी एक्विजिशन अर्थात अनिवार्य अधिग्रहण द्वारा ली जाती है, तब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 300A और आर्टिकल 31A के अंतर्गत मिलने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अर्थात संवैधानिक सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
आर्टिकल 301 का सरल अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी अर्थात संपत्ति से केवल कानून के अधिकार द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। इसलिए ऐसा कानून उचित मुआवजा देने वाला होना चाहिए। पैरा नंबर 24 में अमिकस क्यूरिया ने यह दलील दी कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 और RFCTL ARR एक्ट 2013 में अर्थात नए भूमि अर्जन अधिनियम 2013 में कॉम्पेंसेशन अर्थात मुआवजा तय करने की विस्तृत और न्यायपूर्ण व्यवस्था दी गई है। लेकिन नेशनल हाईवे एक्ट 1956 में वैसी समान व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए नेशनल हाईवे एक्ट की सेक्शन 3G के अंतर्गत अर्थात मध्यस्थ अधिकारी द्वारा मुआवजा निर्धारण की पद्धति फ्लॉडेड अर्थात दोषपूर्ण है। इससे समान स्थिति वाले लैंड लूजर्स अर्थात भूमि गंवाने वाले लोगों के बीच आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन अर्थात कृत्रिम भेदभाव पैदा होता है। पारा नंबर 25 से माननीय हाई कोर्ट की अपनी रीजनिंग अर्थात कानूनी विचारणा शुरू होती है। कोर्ट ने कहा कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 की कंपेंसेशन व्यवस्था को बाद में नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में और अधिक सुधार कर लैंड लूजर्स अर्थात जमीन गंवाने वाले लोगों के हित में बनाया गया। लेकिन नेशनल हाईवे एक्ट 1956 में वैसा सुधार नहीं किया गया। इसलिए नेशनल हाईवे एक्ट के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि का मुआवजा पूर्ण रूप से जस्ट अर्थात न्यायसंगत और फेयर अर्थात उचित नहीं माना जा सकता। पारा नंबर 26 और 27 में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टारसम सिंह जजमेंट का उल्लेख किया। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 की सेक्शन 23 A, सेक्शन 23(2) और सेक्शन 28 के अंतर्गत मिलने वाले सोलेसियम अर्थात अतिरिक्त मुआवजा और इंटरेस्ट अर्थात ब्याज जैसे लाभ नेशनल हाईवे एक्ट के अधिग्रहणों पर भी लागू होंगे। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि सेक्शन 3J आर्टिकल 14 अर्थात समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है। पैरा 27 में सुप्रीम कोर्ट के बाद के क्लैरिफिकेशन का भी उल्लेख है, जिसमें तरसम सिन्हा जजमेंट के प्रिंसिपल्स को फिर से रीफर्म अर्थात पुनः स्वीकार किया गया। पैरा नंबर 28 में NHAI अर्थात सरकार पक्ष की ओर से फिर यह सबमिशन अर्थात दलील रखी गई कि पिटिशनर्स ने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट की सेक्शन 34 के अंतर्गत स्टैट्यूटरी रेमेडी निर्धारित समय में नहीं अपनाई थी। इसलिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन को डिसमिस करना कानून के अनुसार सही था। इसलिए ध्यान रहे कि पैरा 28 कोर्ट की फाइनल फाइंडिंग नहीं है, बल्कि NHAI की दलील है। पैरा नंबर 29 से 41 तक माननीय हाई कोर्ट ने विस्तार से यह विचार किया कि नेशनल हाईवे एक्ट 1956 में दिया गया आर्बिट्रेशन रेमेडी अर्थात मध्यस्थता का उपाय वास्तव में प्रभावी है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रेशन प्रक्रिया सामान्यतः दोनों पक्षों की सहमति पर आधारित होती है, लेकिन नेशनल हाईवे एक्ट में लैंडओनर की सहमति के बिना स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन रखी गई है। इसलिए कोर्ट ने इस रेमेडी को डिसफंक्शनल अर्थात अप्रभावी और आर्बिट्रेरी अर्थात मनमाना माना। पारा नंबर 37 और 38 में कोर्ट ने आगे कहा कि जब नेशनल हाईवे एक्ट की आर्बिट्रेशन रेमेडी कॉन्स्टिट्यूशनली वॉइड अर्थात संवैधानिक रूप से शून्य मानी जा रही है, तब याचिकाकर्ताओं की एप्लीकेशंस को डिसमिस करने वाले ऑर्डर्स भी बनी नहीं रह सकती। इसलिए कोर्ट ने वर्तमान याचिकाकर्ताओं को भी CWP एक साथ 2017 के समान बेनिफिट देने की बात कही, क्योंकि दोनों मामलों में एक्विजिशन नोटिफिकेशन कॉमन अर्थात समान था। कोर्ट ने फ्रेश अवार्ड अर्थात नया मुआवजा निर्धारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया और कहा कि ऐसा अवार्ड टरसम सिंह केस और गोल्डन आयरन एंड स्टील फॉर्जिंग्स केस के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर पारित किया जाए। पैरा नंबर 39 में कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 3G को वॉइड घोषित करने का परिणाम यह है कि पार्लियामेंट अर्थात संसद को नेशनल हाईवेज एक्ट में अमेंडमेंट अर्थात संशोधन करना चाहिए। कोर्ट के अनुसार आर्बिट्रेशन रेमेडी के स्थान पर जमीन मालिकों को ऐसा जुडिशियल रेमेडी अर्थात न्यायालयीन उपाय मिलना चाहिए, जैसा पुराने लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 की सेक्शन 18 में उपलब्ध था, जहां जमीन मालिक कंपेंसेशन एनहांसमेंट अर्थात मुआवजा वृद्धि के लिए डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष जा सकता था। पैरा नंबर 40 और 41 में कोर्ट ने कहा कि कंपेंसेशन डिटर्मिनेशन की अलग अलग पद्धतियों में हार्मोनाइजेशन अर्थात सामंजस्य होना चाहिए।
समान स्थिति वाले लैंड लूजर्स अर्थात जमीन मालिकों के लिए अलग अलग कानूनों के कारण अलग अलग और कम लाभ देना उचित नहीं है। ऐसी असमानता का कोई इंटेलिजिबल डिफरेंशिया अर्थात वैध और समझ में आने वाला आधार नहीं है। इसलिए नेशनल हाईवे एक्ट की कॉम्पेंसेशन और आर्बिट्रेशन व्यवस्था आर्टिकल 14 अर्थात समानता के सिद्धांत के विरुद्ध मानी गई। पैरा नंबर 42 में फाइनल ऑर्डर दिया गया है। इसमें माननीय हाई कोर्ट ने दोनों रिट पिटीशनर्स अलाउ करते हुए नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की सेक्शन 3G और सेक्शन 3J को कॉन्स्टिट्यूशनली वॉइड अर्थात संवैधानिक रूप से शून्य घोषित किया। साथ ही रिस्पोंडेंट्स यानी सरकार पक्ष को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 की सेक्शन 23(2) और सेक्शन 28 के समान 30% सोलाटियम और 9% तथा 15% इंटरेस्ट दिया जाए। पैरा नंबर 43 में कोर्ट ने कहा कि जब सेक्शन 3G और सेक्शन 3J कॉन्स्टिट्यूशनली वॉइड घोषित हो गई हैं, तो इनके आधार पर पेंडिंग आर्बिट्रेशन पिटीशंस अर्थात लंबित मध्यस्थता याचिकाएं और आर्बिट्रेटर के अवार्ड्स की एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स अर्थात निष्पादन कार्यवाहियां भी इनफेक्टिव अर्थात निष्प्रभावी हो जाएंगी। ऐसे मामलों में हाई कोर्ट अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिट जुरिस्डिक्शन अर्थात विशेष संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में केस टू केस बेसिस पर उचित निर्देश दे सकता है। पैरा नंबर 44 और 45 में कोर्ट ने अमिक्स क्यूरिया एडवोकेट्स अर्थात न्यायालय के सहायक अधिवक्ताओं की सहायता की प्रशंसा की और रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि इस जजमेंट की कॉपी पंजाब और हरियाणा के सभी कंसर्न्ड कलेक्टर्स अर्थात संबंधित कलेक्टरों को भेजी जाए। महत्वपूर्ण कानूनी सावधानी। दोस्तों, मैं यहां एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के इस जजमेंट के विरुद्ध मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट के ऑपरेशन पर स्टे दिया है अर्थात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 की सेक्शन 3G(5) अथवा सेक्शन 3J को अंतिम रूप से असंवैधानिक घोषित नहीं किया है। इसलिए इस विषय को समझते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का निर्णय महत्वपूर्ण अवश्य है, लेकिन वर्तमान में उसका ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर के अधीन है और मामला अभी अंतिम निर्णय के लिए लंबित है। फिर भी यह अवश्य कहा जा सकता है कि माननीय न्यायालयों ने नेशनल हाईवेज एक्ट के अंतर्गत मुआवजा निर्धारण और आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म की वर्तमान व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। साथ ही केंद्र सरकार को इस लेजिस्लेटिव स्कीम पर पुनर्विचार करने का सुझाव भी दिया गया है। इसलिए आने वाले समय में और इस मामले के अंतिम निर्णय के बाद यह मामला नेशनल हाईवेज एक्ट और लैंड एक्विजिशन लॉ के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। आप इस नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में भी देख सकते। मामला सुप्रीम कोर्ट लंबित है और उसकी सुनवाई दिनांक 23 जुलाई 2026 दिखाई गई है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एडवोकेट महाजन लीगल गाइड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एडवोकेट प्रदीप महाजन आपसे अनुमति चाहता हूं। जय हिंद, जय किसान। महत्वपूर्ण सूचना व कानूनी डिस्क्लेमर। इस चैनल और वीडियो में दी गई सभी जानकारियां केवल शैक्षणिक और जन जागरूकता अर्थात एजुकेशनल एंड पब्लिक अवेयरनेस के उद्देश्य से तैयार की गई हैं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी प्राधिकारी, सरकार या न्यायालय की अवमानना करना नहीं है। इस वीडियो में जिन अदालती मामलों जैसे सोहन लाल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का उल्लेख किया गया है, उनके केवल उन्हीं अंशों और टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया है जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। चूंकि ऐसे मामले माननीय न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन अर्थात सब जुडिस हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को कोई अंतिम कानूनी निर्णय, अंतिम राय या आधिकारिक विधिक सलाह अर्थात लीगल एडवाइस न माना जाए। इस चैनल के माध्यम से दर्शकों और एडवोकेट के बीच कोई क्लाइंट लॉयर रिलेशनशिप या अटॉर्नी क्लाइंट रिलेशनशिप स्थापित नहीं होता है। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार के कानूनी कार्य का सोलिसिटेशन अर्थात अनुरोध, प्रचार या विज्ञापन नहीं किया जा रहा है। अपने भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वृद्धि, आर्बिट्रेशन, सेक्शन 34 प्रोसीडिंग्स या किसी भी अन्य कानूनी मामले में कोई भी कदम उठाने से पहले अपने स्थानीय वकील या विधिक विशेषज्ञ से व्यक्तिगत परामर्श अवश्य लें। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस वीडियो के आधार पर लिए गए निर्णय के लिए यह चैनल उत्तरदायी नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण सूचना व सावधानी मानिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सामान्यतः इंग्लिश भाषा में होते हैं।
उनका हिंदी भाषा में सरल अनुवाद और विश्लेषण करना कई बार कठिन होता है। अतः यदि वीडियो में हिंदी अनुवाद या समझाने के दौरान अनजाने में किसी शब्द, वाक्य, पैराग्राफ या उसके अर्थ में कोई त्रुटि, अंतर या कमी रह गई हो, तो उसके लिए मैं या मेरा चैनल उत्तरदायी नहीं रहेगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी कानूनी कदम से पहले मूल जजमेंट स्वयं पढ़ें या अपने वकील को दिखाकर ही उचित निर्णय लें।